सबसे पहले बात कर लेते हैं बार इलेक्शंस की। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन का मैदान सज गया। 4 सदूर, 4 नायब सदूर, 3 सेक्रेटरी और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी मद्दे मुकाबिल हैं। 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी आमने सामने हैं। 4150 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन का मैदान सज गया है। 4 सदूर, 4 नायब सदूर, 3 सेक्रेटरी और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि आपको बताएं कि 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी आमने सामने हैं। 4150 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए हैं। आपको बताएं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन का मैदान सज गया। 4 सदूर, 4 नायब सदूर, 3 सेक्रेटरी और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी मद्दे मुकाबिल, 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी आमने सामने। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज डिस्ट्रिक्ट बार 2022 से इसके सालाना इंतखाबात हो रहे हैं। खासी गहमी जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार में देखने में नजर आ रही है। वकला अपने जो उम्मीदवार हैं उनके हक में नारे लगा रहे हैं, उन्हें जीतने के लिए जो है वो वोट मांगे जा रहे हैं, सपोर्ट के लिए जो है रिक्वेस्ट की जा रही है। खासी गहमी है। हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार जो इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन है फवाद अहमद चीमा साहब, वो मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कितने उम्मीदवार जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से। जी सर, कितने उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं और क्या कहेंगे? इसमें हमारे जो टोटल वोटर जो हैं वो 4150 हैं और 700 इसमें ख़वातीन जो हैं वो हमारी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। और इसमें 4 जो हैं वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, 3 सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं। तो वो जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और फुल प्रूफ हमने इंतज़ामात किए हैं। यहाँ पे इलेक्शन के सिलसिले में हमारे 15 CCTV फुटेज कैमराज लगे हुए हैं, हॉल के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, उनकी LCD हमने बाहर लगाई है ताकि जो हाल के बाहर लोग हैं वो उसको देख सकें कि अंदर बड़ा पुरअमन अंदाज के साथ इलेक्शन हो रहा है। हमने एक SOP कैंडिडेट के साथ मिलके हमने एक तय की थी कि कोई भी बाहर से जो वोटर नहीं है वो दाखिल ना हो सके, कोई क्लर्क के अलावा कोई गैर मुतलका जो अफराद है वो दाखिल ना हो सके। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बड़े पुरअमन अंदाज से अभी तक इलेक्शन जो है वो चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पुरअमन ही रहेगा। सिक्योरिटी कॉल से बताएं कि सिक्योरिटी कॉल से जो इंतजाम किए गए हैं पुलिस मुतमिन है। कितने पुलिस इस वक्त यहाँ पे मुलाजमीन जो है ड्यूटी पर वो इसमें हमारे SP साहब इधर मौजूद हैं, 2 SP मौजूद हैं, DSP हैं। तमाम गेट्स के ऊपर इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगाई है। CPO साहब ने उनके साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने बड़ा तावन किया है। तो चारों तरफ जो है वो हमने इसको कवर किया हुआ है। गेट सामने सिर्फ एक एंट्री गेट है और पूरे प्रेमिसेस का एक एग्जिट गेट है। बाकी तमाम गेट जो हैं वो बंद हैं, उनके ऊपर नफरी लगी हुई है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल के साथ पुरअमन अंदाज से इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। कब तक का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा? क्या समझते हैं कब तक पोलिंग का अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा, रिजल्ट अनाउंस कर? बायोमेट्रिक पे इलेक्शन हो रहा है। बायोमेट्रिक पे इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट तो फौरी तौर पे आ जाता है, तो वो 6 बजे से पहले इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि 6 बजे से पहले जो रिजल्ट है वो अनाउंस जो है इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। इसमें 4 सदर और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी, 3 जो सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, 3 मुकाबला जो है वो मुतवक्किल है। और रिजल्ट आज डिस्ट्रिक्ट बार का सेहरा वकला किसके सिर पर सजाते हैं 2022-23 का, वो उसका फैसला जो है शाम 6 बजे के बाद हो सकेगा। जी अज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद से आपको बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन का मैदान सज गया है। 4 सदूर, 4 नायब सदूर, 3 सेक्रेटरी और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी मद्दे मुकाबिल हैं। 2 फाइनेंस सेक्रेटरी और 3 लाइब्रेरी सेक्रेटरी के उम्मीदवार भी आमने सामने हैं। 4150 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 बायोमेट्रिक पोलिंग बूथ भी कायम कर दिए गए हैं। आपको बताते चले फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन का मैदान सज चुका है। 4 सदूर, 4 नायब सदूर, 3 सेक्रेटरी और 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी मद्दे मुकाबिल हैं। अज़ादार हमारे साथ मौजूद हैं। अज़ादार, कहिएगा, पुरअमन इलेक्शन जारी है, इस वक्त सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं वो किस तरह से देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो खासी यहाँ पे जो है वो काफ़ी मिकदार में यहाँ पे सिक्योरिटी के अफराद जो है वो तैनात किए गए हैं पुलिस की तरफ से।
جیسا کہ ہمارے ساتھ الیکشن بورڈ کے جو چیئرمین تھے فہد احمد چیمہ وہ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ 2 ایس پی اس وقت جو ہے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ڈی ایس پی موجود ہیں اور مختلف تھانوں کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو یہاں پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہے اور نہ صرف مختلف گیٹوں پہ تعینات ہے بلکہ جہاں پہ پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں تو ان کے گرد و نواح پہ جو ہے پولیس کی نفری تعینات ہے تاکہ جو الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں اسے پرامن بنایا جا سکے، پرامن طور پہ ہی جو ہے اسے کامیاب قرار جو ہے وہ دلوایا جا سکے۔ اور اس وقت خاصی گہما گہمی ہے وکلا کے حوالے سے، وکلا پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اپنے امیدواران کو جتانے کے لیے جو تاکہ ان کے اور وکلا کے جو مسائل ہیں انہیں حل کے لیے جو ہے وہ اپنے اقدامات کریں۔ جی وکلا کافی پرجوش ہیں، یہ بھی کہیے گا آزادار پولنگ کا عمل کب تک جاری رہے گا؟ جی بالکل، پولنگ کا عمل جو ہے وہ صبح 9 بجے شروع ہوا تھا جو کہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک کھانے کا وقفہ اور نماز کا وقفہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین شاہزیب آپ کو دکھائے تو جو الیکشن بورڈ انتظامیہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ احاطہ بار میں جو ہے وہ وکلا داخل نہیں ہو سکیں گے، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ احاطہ بار میں جو ہے وہ وکلا داخل نہیں ہو سکیں گے، یہاں پہ صرف وہ افراد ہوں گے جو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اندر آ سکیں گے۔ احاطہ بار کے باہر صبح دیکھا کہ جیسے ہی گیٹ کھلا ہے اور بازی لگائی جائے گی، مگر ہم نے صبح دیکھا کہ جیسے ہی گیٹ کھلا ہے اور وکلا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے ہیں تو وکلا کی ایک ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے میں آئی ہے اور احاطہ بار جہاں پہ وکلا نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں سے اس راہداری سے ہو کے اندر قائد اعظم ہال میں جانا تھا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں، نعرہ بازی لگا کر اپنے جو امیدواران ہیں انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری جانب پولیس بھی یہاں پہ موجود ہے اور پرامن الیکشن کو جو ہے وہ ممکن بنایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پرامن ماحول جو ہے وہ اسے قائم رکھا جا سکے۔ 2 پولنگ بوتھ یہاں پہ بنائے گئے ہیں، ایک قائد اعظم ہال اور ایک کیانی ہال۔ اگر قائد اعظم ہال کے حوالے سے بات کی جائے اور کیانی ہال کے حوالے سے بات کی جائے، کیانی ہال میں خواتین اور جو بزرگ وکلا ہیں ان کے لیے یہ پولنگ بوتھ بنایا گیا ہے۔ قائد اعظم ہال میں مرد وکلا جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ 4150 وکلا ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی آج استعمال کر رہے ہیں۔ جی فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار الیکشن کا میدان سج گیا ہے، وکلا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ 4 صدور، 4 نائب صدور، 3 سیکرٹری اور 5 جوائنٹ سیکرٹری مد مقابل ہیں۔ 2 فائنانس سیکرٹری اور 3 لائبریری سیکرٹری کے امیدوار بھی آمنے سامنے ہیں، جبکہ 5 بجے تک ووٹنگ کا عمل جاری رہے گا۔ 4150 وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 24 بائیو میٹرک پولنگ بوتھ بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ آزادار ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ۔ جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کے حوالے سے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مجموعی طور پر 1207 وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بار الیکشن میں پہلی بار پنجاب بار کونسل کے آبزرور کو بھی الیکشن پینل میں شامل کیا گیا ہے۔ ووٹ کو پولنگ اسٹیشن سے باہر لے کر جانے پر پرچہ درج کروایا جائے گا۔ موسم خراب ہونے کے باوجود ٹرن آؤٹ میں بہتر ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن الیکشن کے حوالے سے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ مجموعی طور پر 1207 وکلا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بار الیکشن میں پہلی بار پنجاب بار کونسل کے آبزرور کو بھی الیکشن پینل میں شامل کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ اویس بتائیے۔ بالکل، جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں پولنگ کا عمل جاری کے لیے جو ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام جو ہے وہ 5 بجے تک وقت مختص کیا گیا تھا۔ شام جو ہے 40 منٹ کی دیری کے ساتھ جو ہے پولنگ کا عمل جو ان کی جانب سے بھی جو ہے تمام حوالے سے دیکھنے آ رہا ہے جو الیکشن کے اندر جو ہے وہ اپنا رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ویس آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں، شورکوٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ جاری ہے۔ پروگریسو فرینڈز گروپ اور پروفیشنل گرینڈ لائنز گروپ کے امیدواروں میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شورکوٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ پروگریسو فرینڈز گروپ اور پروفیشنل گرینڈ الائنس گروپ کے امیدواروں میں مقابلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔
बार एसोसिएशन शोरकोट के 2022-23 के इंतखाबात के जो वोटिंग का अमल है वो जारी है। इस सिलसिले में वकला की जो बड़ी तादाद है वो भी वोट कास्ट करने के लिए बार रूम में मौजूद है। और प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से चौधरी राशिद अली एडवोकेट सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि हाफिज कैसर जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। दूसरी जानिब प्रोफेशनल ग्रैंड अलायंस ग्रुप के जो कलब अब्बास खान सियाल जो हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं, जबकि सुहेल कमलाना जो है वो जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार है। 295 वकला आज वोट कास्ट करके हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 15 खवातीन वकला भी आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ जो इलेक्शन बोर्ड बनाया गया है, इलेक्शन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो इकबाल कोडन होंगे, जिनकी निगरानी में आज के जो इलेक्शन है उसे मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की, तो इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं। जो पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी इस मौके पर मौजूद है। जी, रात अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कमालिया में बार एसोसिएशन के इंतखाबात में वोटिंग जारी। सदर के लिए महर यासीन दरसाना एडवोकेट और राना नासिर जावेद के दरमियान कांटे का मुकाबला। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर अब्दुल रहमान डोगर एडवोकेट और चौधरी मोहम्मद अल्ताफ गुज्जर आमने सामने। बात करते हैं रिजवान खान से। रिजवान बताइए। आज बिल्कुल कमालिया में बार एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। वकला की जानब से अपना हक राय दही भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राना नासिर जावेद और महर यासीन दरसाना के दरमियान सदर की नशिस्त पर कांटे का मुकाबला मुतवक्का है, जबकि सरदार अब्दुल रहमान डोगर और अल्ताफ गुजर के दरमियान जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर मुकाबला है। सर बताइएगा किस हद तक जीत के लिए पुरअज़्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि एक ये जमहूरी निज़ाम है, हमारे सालाना इंतखाबात होते हैं, कैंडिडेट मेहनत करते हैं, अपना अपना मंशूर बताते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमने बहुत मेहनत की है और अल्लाह ताला की मदद से इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा पैनल कामयाब होगा। और इंशाअल्लाह ताला आज जो शाम को जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो हमारा पूरा पैनल भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। हम बहुत पुरअज़्म हैं इंशाअल्लाह। अपने साथ साथ जो है पैनल की जीत के लिए भी पुरअज़्म है। सरदार अब्दुल रहमान डोगर से बात करेंगे। डोगर साहब बताइएगा क्या कहते हैं? जी, इस इंतखाबात में हमें बहुत से ग्रुपों की हमायत हासिल है, बहुत से वकला हमारी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम और हमारा पूरा पैनल जो है वो भारी अक्सरियत से कामयाब होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल वकला की जानब से जो है जीत के अज़म का इजहार किया जा रहा है, तो जितने भी वकला हैं अपने अपने हामियों की जीत के लिए दुआएं भी जीत के अज़म के लिए इजहार कर रहे हैं। रिजवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। तहसील बार एसोसिएशन लालिया के इलेक्शन पर जोशो खरोश अरूज पर है। पोलिंग जारी। टीबीए के मोहम्मद तरीन मेंबर और वोटर 94 साला मियां अब्दुल समी ने अपना वोट कास्ट कर दिया। तफसीलात जानते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत बताइएगा। जी हाँ, तहसील बार एसोसिएशन के इलेक्शन 2022-23 के लिए जो मैदान है वो सजा हुआ है और इस वक्त जो 4 सीटें हैं जिसके अंदर सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और इसी के साथ साथ जो नायब सदर है उन पर जो पोलिंग का अमल है वो जारी है। और वकला की तरफ से जो जोशो खरोश है वो भी दीदनी है और तमाम जो वकला हैं वो अपने हामी उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरजोश भी है। मेरे साथ कुछ वकला भी मौजूद है। सर बताइएगा कि पोलिंग का अमल शुरू है, किन किन अफराद को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, निस्वाना ग्रुप की सपोर्ट कर रहा हूँ मैं और इंशाल्लाह निस्वाना ग्रुप के उम्मीदवार ही जीतेंगे, क्योंकि सबका जो रिकॉर्ड है वो निस्वाना ग्रुप तकरीबन हर दफ़ा ही नाकाबिल शिकस्त रहा है। और इस दफ़ा भी अल्लाह ताला की मदद से और अपने हमारे जो दोस्तों की मदद से और उनकी सपोर्ट के साथ निस्वाना ग्रुप ही जीतेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर निस्वाना ग्रुप के सपोर्टर हैं, मेरे साथ तो दूसरे ग्रुप के जो सपोर्टर हैं एडवोकेट मलक मारिया सर वो भी मौजूद है। सर बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह हमारा ग्रुप ग्रैंड लाइंस है, जिनके उम्मीदवार हाजी मार लियाकत अली सिपरा और जनरल सेक्रेटरी पे इमरान अदर निस्वाना साहब हैं, तो इंशाल्लाह हमारा ये ग्रुप जीतेगा इस दफ़ा। जी बिल्कुल, जो तमाम वकला हैं वो अपने अपने ग्रुप के जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए पुरजोश नज़र आते हैं और यहाँ पर ग्रैंड अलायंस और इसी के साथ साथ निस्वाना और ज़हूर लाली के जो ग्रुप के उम्मीदवार हैं उनके जो वकला हैं वो पुरजोश नज़र आ रहे हैं और तमाम जो उम्मीदवारान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तांदलियावाला बार एसोसिएशन में सालाना इंतखाबात का दंगल सजा हुआ है। सदर, नायब सदर के उम्मीदवारों के माबैन मुकाबला जारी है। बात करते हैं गुलरेज इकबाल से। गुलरेज बताइए। जी बिल्कुल, तांदलेवाला बार एसोसिएशन में साल 2022-23 के इंतखाबात का अमल जारी है। इसी हवाले से बार एसोसिएशन में जो है वो वकला की गहमा गहमी जो है वो जारी है। अगर यहाँ पर बात की जाए सदर के उम्मीदवारों की, तो यहाँ पर 2 जो उम्मीदवार हैं सदर की सीट पर वो मद्दे मुकाबल हो रहे हैं, जिनमें मार मुजैद वैनीवाल हैं, मार जुल्फ़कार अली सनपाल हैं।
उनके दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला जारी है। जबकि नैब सदर के जो उम्मीदवार हैं वो मलक नूर समद वट्टू एडवोकेट हैं और उनके जो मद्दे मुकाबल उम्मीदवार हैं नूर समद रिजवी एडवोकेट हैं, उनके दरमियान भी जो है वो कांटे का मुकाबला जारी है। जबकि जनरल सेक्रेटरी की सीट पर जो है चौधरी शहजाद ढलेरा जो है वो बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी तांदलेवाला बार एसोसिएशन जो है वो मुंतखब हो गए हुए हैं। इसी हवाले से यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो पुलिस की जानब से जो है वो इंतखाबी जो अमल है जारी है, उस पर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जो भारी नफरी सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। गुलरेज अपडेट करने के लिए शुक्रिया। टोबा बार के इंतखाबात की बात करते हैं। मैदान सज गया है। इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त टोबा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 650 के करीब है। इत्तफाक, इत्तेहाद और अल बदर ग्रुप आमने सामने होंगे। इत्तफाक ग्रुप से असगर अली सदर, इमरान खालिद सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। इत्तेहाद ग्रुप से मुसव्वर घादी सदर और शेब रंधावा सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। अल बदर ग्रुप से राना अनवर सदर और मियां साजिद सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। टोबा बार के इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बात करते हैं मुबशर हसन से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा में डिस्ट्रिक्ट बार का इलेक्शन जो है वो जारी है और इस वक्त बड़ी तादाद में वकला हजरात जो है वो वोटों की कास्टिंग के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और टोबा तहसील के बार के जो कुल वोटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 650 के करीब है। आज मौसम भी खासा सर्द है और यहाँ पर जो आने वाले वोटर्स हैं उनके लिए जहाँ पर जो है वो गर्मा गर्म सूप का एहतमाम किया गया, गर्मा गर्म चवाई से इनकी तवादो की जा रही है। और इस वक्त खासी गहमा गर्मी जो है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार के जो रूम है वहाँ पर देखी जा सकती है। इसमें ना सिर्फ टोबा तहसील बल्कि जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर रहने वाले अफराद भी जो वकला हजरात हैं वो वोट कास्ट करने के लिए बार रूम में यहाँ पर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि पोलिंग का ये अमल जो है वो तकरीबन शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तकरीबन 650 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसी वाले से जो वकला हजरात हैं उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि एक बार फिर जो है वो दंगल जो है वो आज सजा है, क्या समझते हैं कि वकला के लिए कितना ज़रूरी है एक अच्छे लीडर का इंतखाब? माशाल्लाह, क्योंकि हमारे वकला इंतहाई शाइस्ता तरीके से, बड़े ही मुतहरक अंदाज में और पुरअमन तरीके से इस वक्त हमारा जो पोलिंग जारी है। सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ था और इंशाल्लाह 5 बजे तक जारी रहेगी। और इस वक्त तक तीनों ग्रुप जो हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है। और इस दफ़ा क्योंकि एक ही ग्रुप के कैंडिडेट्स जीते हुए नज़र नहीं आ रहे, जिसमें यह है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स को जो शख्सियात हैं उनको लाइक और डिसलाइक किया जा रहा है। और आपको शाम को नतीजा जो सामने आएगा वो मुख्तलिफ शख्सियात मुख्तलिफ ग्रुप से सामने आपको नजर आएंगी। मैं खुद भी एज ए वहीद अनवर कौकब ज्वाइंट सेक्रेटरी का उम्मीदवार हूँ अल बदर ग्रुप से। और इस वक्त अल बदर ग्रुप का दीगर जो ग्रुप्स हैं, इत्तफाक ग्रुप है, इत्तेहाद ग्रुप है, उनके साथ कांटेदार मुकाबला है। और तीनों ग्रुप जो है ना पुरजोश हैं और वो पुरुम्मीद भी हैं कि वो शाम को एक अच्छी नवीस सुनाएंगे। बताइएगा कि इस दफ़ा जो है वो खासी तब्दीली देखने में आई है कि 3 ग्रुप आमने सामने आए हैं। तो लास्ट टाइम जो है वो कौन सा ग्रुप जो है उसने जो है वो मैदान मारा था? पिछली दफ़ा भी 3 ग्रुप मद्दे मुकाबल थे आपस में। उसमें तमाम उम्मीदवार जीत के लिए पुरजोश हैं। मुबशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में 664 वकला में से 185 वकला ने अपना हक राय दही इस्तेमाल कर लिया। चेयरमैन पब्लिकेशन कमेटी पंजाब बार कौंसिल मलिक गुलाम अब्बास नसवाना ने भी वोट कास्ट कर लिया। हामी वकला जीत के लिए पुरअज़्म हैं। बात करते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, कहिए वकला कितने पुरअज़्म हैं? बार एसोसिएशन के साल 2022 और 23 के सालाना इंतखाबात के लिए मार्का जो है वो सज गया है। फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी शहरों की तरह ज़िला चिन्योट में भी एग्जैक्ट 9 बजे जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। इसी तरह आज जो 664 के करीब वकला हैं उन्होंने बार एसोसिएशन चिन्योट में अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करना है। वकला की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त बार एसोसिएशन पहुँच गई है और अभी तक तकरीबन 20 के करीब जो वोट हैं वो भी कास्ट कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड का कहना है कि 4 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। 1 से 1:30 बजे तक नमाज का और खाने का वक्फा होगा। इसी तरह पोलिंग जो है वो मुसलसल जारी रहेगी और इसके लिए तमाम तर इंतजाम भी जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। इसी तरह हामी वकला जो है वो जीत के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। अपने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं उनकी जीत के लिए जो है वो पुरअज़म है। और इसी तरह दूसरी तरफ जो निस्वाना ग्रुप के उम्मीदवार हैं, सदर के लिए चौधरी अशरफ महमूद गुजर हैं, उनके साथ जनरल सेक्रेटरी हैं महर शमशेर हरल, और इसी तरह नायब सदर पर उनके साथ मैडम आफिया शेख जो है वो हैं। और इसी तरह अगर मुखालिफ हरीफ की बात की जाए तो उसमें ग्रैंड लाइन्स की जानिब से सदर
صدر کے لیے امیدوار ہیں مہر مظہر حسین ہرل، ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری جو ہیں وہ جو ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ جو باقی ٹیم ہے، اسی طرح حامی وکلاء جو ہیں وہ جیت کے لیے پرعزم ہیں۔ بابر منیر اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ واسا فیصل آباد میں سی بی اے کے لیے 2 سال بعد ریفرینڈم پولنگ کا عمل شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ 1558 ووٹرز اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ واسا مزدور اتحاد یونین اور واسا امپلائیز یونین آمنے سامنے۔ سی بی صدر کے لیے میاں مقصود اور اسلم گجر کے مابین کانٹے کا مقابلہ۔ اسی پر بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان بتائیے۔ جی بالکل، 2 سال بعد پھر سی بی اے کا تاج جو ہے وہ کس کے سر پہ سجے گا، اس حوالے سے واسا میں آج ریفرینڈم جو ہے وہ جاری ہے۔ فیصل آباد واسا میں اس سے قبل واسا امپلائیز یونین کی جانب سے 2 سال جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا کی گئیں اور اسلم گجر بطور سی بی اے صدر یہاں پر رہے۔ اب ایک بار پھر واسا امپلائیز یونین سے سی بی اے صدر کے امیدوار جو ہیں وہ اسلم گجر ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل مزدور اتحاد یونین ہے، جس میں مزید 2 جو یونینز ہیں انہوں نے اتحاد جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت میاں مقصود موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتائیے گا کیا منشور ہے، اگر سی بی اے کا تاج آپ کے سر پہ سجدہ ہے تو کیا کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ریفرینڈم ہو رہا جی 2 سال 9 ماہ بعد۔ 2 سال کا ٹنور پورا ہو گیا تھا اپریل میں، لیکن 8 ماہ لیٹ ہو رہا ہے، اور ہم کوشش کریں گے جی ملازمین کا جو استحصال ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے اور ان کے ساتھ جو امرات ہیں ان کی وہ لے کے دی جائیں۔ پچھلے 2 سال میں ان کے ساتھ بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں، اور کوشش کریں گے کہ آئندہ انشاءاللہ اگر یہ ہمیں سی بی اے مقرر کرتے ہیں تو ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ مزدور اتحاد یونین سے ان کے اتحادی جو ہیں وہ ویلفیئر یونین سے ملک محسن صاحب ہیں۔ محسن صاحب کیا منشور ہے؟ جی یہ ہمارا جو ریفرینڈم ہو رہا ہے یہ بڑی مشکل سے ہو رہا ہے، اور بڑی جدوجہد کے بعد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے کے یہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج مزدور کی فتح ہوگی۔ اور سب سے پہلے جو ہمارا جو مطالبہ ہوگا وہ جو ڈیلی ویجز پہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے 800 بندہ نکالا گیا تھا وہ بھی دوبارہ واپس آئے گا، اور جتنے بندے بھی ڈیلی ویجز پہ ہائی کورٹ میں ریگولر ہو چکے ہیں ان سب کو سب سے پہلے ہم یہ کام ریگولر کروا کے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ 2 سال سی بی اے یونین جو فیصل آباد میں اپنی ذمہ داریاں 2 سال بعد ریفرینڈم ہو رہا ہے۔ شکریہ رمضان مرزا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جائیداد کی ہوس نے انسانیت بھلا دی۔ صدر جناوالا کے علاقے میں چک 95 گاف بے میں ملزمان نے قبر سے میت چوری کر لی۔ پولیس کو ملزمان کے ساتھ ساتھ قبر سے چوری ہونے والی میت کی بھی تلاش۔ فوت ہونے والے 90 سالہ محمد حسین کو 1 ہفتہ قبل متنازع زرعی زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ 6 ملزمان کے خلاف مقدمات درج۔ اسی پر بات کرتے ہیں فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ کہیے یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل تھانہ صدر جناوالا کا علاقہ ہے چک 95 گاؤں ہے، وہاں پر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جائیداد کی ہوس نے انسانیت کی پہچان ہی بھلا دی ہے۔ 1 ہفتہ قبل 90 سالہ وہاں کا رہائشی فوت ہوا تھا، جس کی تدفین اس کی ہی متنازع زرعی زمین میں کی گئی تھی، جس پر مخالفین نے پہلے تو اس لاش کو سرعام نکالنے کی کوشش کی، لیکن جب ان کے لواحقین کی جانب سے منع کیا گیا، اس کے بعد جو ملزمان ہیں وہ چوری چھپے آئے اور قبر سے میت چوری کر کے فرار ہو گئے۔ تاہم پولیس نے 6 نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، لیکن ابھی تک تاحال نہ تو کسی ملزم کا پتہ چل سکا اور نہ ہی پولیس میت کو تلاش کر سکی ہے۔ جی پولیس میت کو تلاش نہیں کر سکی۔ فرزانہ اپڈیٹ کر رہی تھی، شکریہ۔ فیصل آباد کی شہری حدود میں آنے والی سڑکوں کی مرمت کے لیے فنڈز نہ مل سکے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر 1 ارب روپے فنڈز کی سمری دی گئی، مگر سرکار نے مرمت کی مد میں 1 آنا نہ دیا۔ ستیانہ روڈ کا پیچ ورک نہ ہو سکا تو جھمرا روڈ، جھنگ روڈ اور سمندری روڈ پر بھی کھڈے پورے نہ کیے جا سکے۔ بات کرتے ہیں رمضان مرزا سے۔ رمضان کہیے گا۔ رمضان سے رابطہ کرتے ہیں۔ فیصل آباد کی شہری حدود میں آنے والی سڑک کی مرمتوں کے لیے فنڈز نہ مل سکے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر 1 ارب روپے فنڈز کی سمری دی گئی، مگر سرکار نے مرمت کی مد میں 1 آنا نہ دیا۔ ستیانہ روڈ کا پیچ ورک نہ ہو سکا تو جھمرا روڈ، جھنگ روڈ اور سمندری روڈ پر بھی کھڈے پر نہ کیے جا سکے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کی شہری حدود میں آنے والی سڑکوں کی مرمت کے لیے فنڈز نہیں مل سکے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر 1 ارب روپے فنڈز کی سمری دی گئی، مگر سرکار نے مرمت کی مد میں 1 آنا بھی نہ دیا۔ ستیانہ روڈ کا پیچ ورک بھی نہ ہو سکا اور جھمرا روڈ، جھنگ روڈ اور سمندری روڈ پر بھی کھڈے پر نہیں کیے جا سکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کی شہری حدود میں آنے والی سڑکوں کی مرمت کے لیے فنڈز نہیں مل سکے۔ وزیر اعلیٰ کی آمد پر 1 ارب فنڈز کی سمری دی گئی، مگر فائلوں میں دب گئی۔ آبادی کے لحاظ سے تیسرے بڑے شہر میں ترقیاتی کاموں کی رفتار کچھوے سے بھی سست ہے۔
2 रोज की हल्की मगर मुसलसल बारिश के बाद NA 109 और NA 110 के मुतअद्दिद इलाकों की गलियां गारे के ढेर और सैलाबी नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों को अपने घरों में जाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। 2 दिन की बारिश के बाद अगर बात की जाए NA 109 और NA 110 के मुतअद्दिद इलाके जो हैं इस कदर खस्ता हाल हो चुके हैं कि शहरियों का गुजरना और अपने घरों में जाना जो है वो भी मुश्किल हो चुका है। खासकर अगर बात की जाए इमदाद टाउन, अली पार्क, अली अफगानाबाद, शमसाबाद और इससे मुल्हिका इलाकों की, तो तमाम तर इलाके जो हैं कहीं नदी नालों के मंजर पेश कर रही हैं गलियाँ, तो कहीं गारे के ढेर नज़र आ रहे हैं, जिसके बाद शहरी अपने ही घरों में जाने के लिए खासी मुश्किल का शिकार हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। आप ये बताइएगा कि कितनी मुश्किल है आपको इन्हीं गलियों में से गुजर के ड्यूटी पे जाने की, ऑफिस जाने की या किसी और काम के लिए घर से निकलने की? अच्छा, तो ये मोहल्ला अली पार्क गली नंबर 6 से मैं बात कर रहा हूँ डाउन टाउन से। तो अभी मैं काम पे जा रहा हूँ, 10 बज गए हैं। तो ये हल्की सी जब बारिश होती है ना, ये देखिए गली कैसे की है। तो स्कूल जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा आगे करके स्कूल भी है, स्कूल भी नहीं जा सकते बच्चे। तो ये साथ मस्जिद भी है, मस्जिद में भी नहीं कोई जाता पढ़ने के लिए। इतनी ये देखो हालात कितने हुए हैं, ऐसे ख़राब हुए हैं, गली भी नहीं बनी हुई है हमारी, ये देखे। तो अभी मैं काम पे जाने लगा था, ये देखो ना हमारी बाइक भी गाड़ी गंदी हुई है। तो हमें जी बिल्कुल, शहरियों को मजीद मुश्किलात का भी सामना है। मजीद शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे कि किस तरह इन गलियों से, इन गलियों की क्या सूरत हाल है और जो MNA MPAs हैं वो क्यों इन गलियों का रुख नहीं करते और तरक्याती काम नहीं करवाते। आप ये बताइएगा कि कब से इन गलियों की हालत ऐसे ही है और कितनी बारिश हुई है जिसके बाद सूरत हाल ही हो? अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, सारी गलियाँ पानी से बढ़ गई हैं। जो भी गली हैं सारे में यही पानी खड़ा हुआ है, ये सारा कुछ देखें ऐसे ही गली हैं। जी बिल्कुल, गलियों की सूरत हाल मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ना सिर्फ इस गली की बल्कि अगर दूसरी गली की सूरत हाल भी दिखा सके तो तमाम एतराफ की गलियां जो है उनकी सूरत हाल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। जंग में बारिश के बाद रोड की खस्ताहाली शहरियों और ट्रैफिक के लिए वबाले जान बन गई। बात करते हैं वसीम अहमद से। वसीम, बताइए। बारिश के बाद जंग की शहराएं नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से रोड्स की खस्ता हाली तो बेहतर ना की जा सकी, उनकी ना ही मुरम्मत की गई, ना ही उनकी तामीर नो के लिए किसी किस्म के कोई इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि बारिश के बाद रोड्स पर खड़ा होने वाला जो पानी है उसको भी, उसके निकास के लिए भी किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ ट्रैफिक के लिए भी मसाइल का सामना ट्रैफिक को भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस हवाले से ताहाल तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं और ज़िला इंतजामिया की जानिब से इंतजाम नहीं किए जा रहे पानी को निकालने के लिए। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, रोड पहले टूटा हुआ है, उसके बाद ऊपर से पानी भी जमा है, हादसात होते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बिल्कुल ये हालात आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये इनकी काविश है सिटी 41 वालों की, जिन्होंने इतनी कोशिश करके ये जंग के हालात को सामने मद्देनज़र रखा और दुनिया भर में ये दिखलाया गया कि ये जो जंग की तरक्की और खुशहाली के लिए काम हो रहा है, कितनी खस्ता हालात के होने के बावजूद कितनी सुस्ती, कितनी ज़्यादती हो रही है शहरियों के साथ, कोई किसी किस्म का इसका एक्शन नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इस पर किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे, ना ही ज़िला इंतजामिया इस पर कोई काम कर रही है, ना ही जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से इंतजामिया कोई काम नहीं कर रही। वसीम, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो अभी आपको बताएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ सुई गैस की लोड शेडिंग, घरेलू सारिफीन को मुश्किलात का सामना, खाना पकाने में दुश्वारी। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम होती जा रही है। बात करते हैं फजील अहमद से। फजील, बताइए। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग जो है वो भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस जो है उसकी शदीद लोड शेडिंग की वजह से शहरी सुबह के वक्त नाश्ता करके कामों पर जाना होता है, ऑफिस में जाना होता है, तब भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या मुश्किलात हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से क्या मुश्किलात? अच्छा सर, सर्दी की जो शिद्दत में आपको पता है बड़ा इजाफा होता जा रहा है, इस वजह से हम शहरी बहुत परेशान हैं। घरों में अगर खाना पकाना है तो हमें टाइमली गैस नहीं मिलती। अगर हम बाहर तंदूरों पे जाते हैं तो तंदूरों पे भी इतना रश है, या गैस ही नहीं है, अगर किसी ने कोई जनरेटर लगाया तो मिलती नहीं है। इसके अलावा बुज़ुर्ग शहरी घर में हैं जो कि सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए गैस बहुत एक अहम ज़रूरत है। तो सर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हम जो अदारे हैं इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गैस की लोड शेडिंग कम से कम की जाए। जी बिल्कुल, गैस की लोड शेडिंग जो है वो कम की जाए
اور شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ جو سردی کی شدت ہے اس میں اضافے کے ساتھ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کو کم کیا جائے، اور جو پریشانی ہے وہ اس موسم میں بڑھتی جا رہی ہے۔ جب باہر جاتے ہیں تندور پر تو وہاں پر بھی گیس بند ہونے کی وجہ سے روٹی نہیں ملتی، کھانا پکانے میں کھانے میں مشکلات ہیں، لہٰذا حکومت کو چاہیے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ فضیل اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں محکمہ تعلیم کا سرکاری سکولز میں ڈراپ آؤٹ پر نوٹس۔ فیصل آباد کے 23 سرکاری سکولز داخلہ مہم میں داخلہ بڑھانے کی بجائے پہلے کی تعداد کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن نے انرولمنٹ مہم میں ناقص کارکردگی پر 23 سکول سربراہان سے تحریری وضاحت طلب کر لی۔ آپ کو بتائیں محکمہ تعلیم کا سرکاری سکولز میں ڈراپ آؤٹ پر نوٹس۔ فیصل آباد کے 23 سرکاری سکولز داخلہ مہم میں داخلہ بڑھانے کے بجائے پہلے کی تعداد کو بھی برقرار نہ رکھ سکے۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن نے انرولمنٹ مہم میں ناقص کارکردگی پر 23 سکول سربراہان سے تحریری وضاحت طلب کر لی۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ تعلیم کا سرکاری سکولز میں ڈراپ آؤٹ پر نوٹس۔ فیصل آباد کے 23 سرکاری سکولز داخلہ مہم میں داخلہ بڑھانے کی بجائے پہلے کی تعداد کو بھی برقرار نہیں رکھ سکے۔ ڈی او سیکنڈری ایجوکیشن نے انرولمنٹ مہم میں ناقص کارکردگی پر 23 سکول سربراہان سے تحریری وضاحت طلب کر لی۔ بات کرتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جہانگیر بتائیے۔ جی، محکمہ تعلیم پنجاب کی طرف سے تعلیمی سیشن کے آغاز کے ساتھ ہی تمام سربراہان ادارہ کو داخلوں کے ٹارگٹ دیے گئے تھے، لیکن المیہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے اکثر سکولز ٹارگٹ اچیو کرنا تو دور پچھلے سال کی انرولمنٹ کے برابر بھی بچوں کو مینٹین نہیں رکھ سکے، اور ان سکولز میں ڈراپ آؤٹ سامنے آیا ہے، جس پر محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے نوٹس لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے 23 سکولز کی فہرست جاری کی گئی ہے جن کا داخلہ جو ہے وہ بڑھنے کے بجائے پہلے سے بھی کم ہو گیا۔ ان تمام سکولز کو وارننگ لیٹر دیا گیا ہے، تحریری طور پر وضاحت ان سے طلب کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ جو ڈراپ آؤٹ ہوا وہ 293 طلبہ ہیں جو کہ جڑا والا میں گورنمنٹ ہائی سکول اسلامیہ ہائی سکول جو ہے وہاں سے سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول چک نمبر 66 جی میں جڑا والا میں بھی 100 سے زائد طلبہ جو ہیں وہ پچھلے سال کی نسبت کم وہاں پر ریکارڈ کیے گئے، جبکہ داخلہ بڑھانے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے سمندری کے چک نمبر 227 کے گورنمنٹ سکول میں بھی داخلہ جو ہے وہ 100 سے زائد بچے پچھلے سال کی نسبت کم داخل ہوئے، اور مجموعی طور پر جو داخلہ ہے وہ بڑھانے کے بجائے اساتذہ پرانے طلبہ کو بھی مینٹین نہیں رکھ سکے، اور ان کی تعداد پچھلے سال کے سکول سینسس کے مقابلے میں وہ 100 سے زائد جو طلبہ تھے وہ کم ریکارڈ کی گئی۔ اس حوالے سے مجموعی طور پر 23 ایسے سکول ہیں فیصل آباد میں جہاں پر بچوں کا داخلہ نہیں بڑھایا جا سکا، اور وہاں پر پہلے سے داخل بچے بھی سکول چھوڑ گئے، جس پر ڈی او سیکنڈری کی طرف سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تمام سربراہان ادارہ کو، اور اس حوالے سے ان سے تحریری طور پر وضاحت طلب کی گئی ہے کہ محکمہ تعلیم نے واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں بچوں کی تعداد اور داخلے جو ہے وہ بڑھائے جائے، لیکن مزید داخلے کرنے کے بجائے پہلے سے جو تعداد تھی ان کے سکول کی گزشتہ سال وہ بھی مینٹین نہیں رکھ سکے، اور وہ سکول جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ان تمام کو وارن کیا گیا ہے، ان کو لیٹر جاری کیے گئے ہیں، اور ان سے تحریری طور پر وضاحت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ سکولوں کو لیٹر جاری کر دیے گئے ہیں۔ جہانگیر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کو بتاتے ہیں چنیوٹ میں ای پولیس پوسٹ جرائم پیشہ افراد کے لیے کڑا شکنجہ بن گیا۔ ای پولیس پوسٹ سے اشتہاری مجرمان، عدالتی مفرور، چوری شدہ گاڑیاں اور ریکارڈ یافتہ ملزمان پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ ای پولیس پوسٹ سے درجنوں مجرمان پکڑے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں چنیوٹ میں ای پولیس پوسٹ جرائم پیشہ افراد کے لیے کڑا شکنجہ بن گیا۔ ای پولیس پوسٹ سے اشتہاری مجرمان، عدالتی مفرور، چوری شدگان گاڑیاں اور ریکارڈ یافتہ ملزمان پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ ای پولیس پوسٹ سے درجنوں مجرمان پکڑے گئے ہیں۔ ای پولیس پوسٹ سے اشتہاری مجرمان، عدالتی مفرور، چوری شدہ گاڑیاں اور ریکارڈ یافتہ ملزمان پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ چنیوٹ میں ای پولیس پوسٹ جرائم پیشہ افراد کے لیے کڑا شکنجہ بن گئی۔ ای پولیس پوسٹ سے اشتہاری مجرمان، عدالتی مفرور، چوری شدہ گاڑیاں اور ریکارڈ یافتہ ملزمان پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ بات کرتے ہیں بیورو چیف وقار گھمن سے۔ وقار بتائیے۔ اور جی، پولیسنگ کے نظام میں دن بہ دن جدت آتی جا رہی ہے۔ پنجاب پولیس میں پولیس کا جو سسٹم ہے اس کو دن بہ دن ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے جگہ جگہ ناکے ہوتے تھے، پولیس اہلکار لوگوں کو چیک کرتے تھے، مینول چیک کرتے تھے، لیکن اب ناکوں پر جو لوگ موجود ہوں گے اور جو دفاتر میں موجود ہوں گے ان کو موبائل اپلیکیشن دی گئی ہیں، ڈیوائسز دی گئی ہیں، جس پر موقع سے ہی کسی بھی شخص کا NSA نمبر اس میں ڈال کر چیک کیا جا سکتا ہے کہ آیا وہ
कोई मुलजिम है, कोई मुजरिम है या बिल्कुल क्लियर बंदा है। इस वक्त आप देख सकते हैं एक ई पुलिस पोस्ट का इसको नाम दिया गया है। इस तरह की चेकिंग को एक शहरी को चेक किया जा रहा है, उसका ID कार्ड चेक किया है एप्लीकेशन से, और इसका जो आपने डाटा चेक किया है बिल्कुल क्लियर निकला है या कोई जुर्म निकला है? जी बिल्कुल क्लियर है, ये बगैर रिकॉर्ड के हैं पुलिस के। आपके पास जो पुलिस पोस्ट है इस पे क्या क्या रिकॉर्ड आता है आपके पास? इस पे व्हीकल चेक कर सकते हैं, इस पे आदमी जो PO होता है, CA होता है, जो किसी क्रिमिनल मामलात में होता है उसको हम चेक कर रहे हैं, उसको गिरफ्त में लेते हैं। और जिसका कोई रिकॉर्ड आ जाए उसको फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं फिर? जी उसको फौरन गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और उसे जो कार्रवाई बनती है उस पर वो करते हैं। बिल्कुल, शहरी भी मौजूद हैं। आप इस अमल को किस तरह देखते हैं? आपका रिकॉर्ड चेक किया गया है, आप तो बिल्कुल क्लियर हैं, अगर आपका कोई रिकॉर्ड होता आपको गिरफ्तार कर लेते, इस अमल को आप किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है पुलिस डिपार्टमेंट का। ये इन्होंने जो मैं पैदल चल रहा था, जा रहा था, तो इन्होंने मुझे रोक के मेरा ID कार्ड मांगा है और मुझे चेक किया है, मेरा कार्ड चेक किया है, और इसमें जो चेक करने पर मेरा रिकॉर्ड जो है वो चेक हुआ है, क्या मैं क्रिमिनल हूँ या कोई अच्छा शहरी हूँ। तो ये बहुत अच्छा पुलिस का इक़दाम है, इससे बहुत सारे फ़वायद होंगे इस चेकिंग पे करने से। जो चोरी की गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल होते हैं, इससे भी ये मुआवनत होगी इस चेकिंग से। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ चिन्योट पुलिस की बात करें तो अब तक इस तरह की चेकिंग के दौरान 70 जो इश्तिहारी मुजरम हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जो अदालती मफरूर थे 30 वो भी गिरफ्तार किए गए। और सबसे अहम बात यह है कि जो चोरी की गाड़ियां थी तकरीबन 80 गाड़ियां उनको भी इसी तरह रिकवर किया गया है रैंडम चेकिंग के दौरान। इस पोस्ट एप्लीकेशन के जरिए DPO बिलाल इफ्तिखार का ये कहना है कि पुलिस का निज़ाम इसको डिजिटलाइज किया जा रहा है और इसके फवाइद सामने आ रहे हैं, खास तौर पे नाकों के दौरान जो पहले पुलिस पोस्ट एक अच्छा इकदाम है। शुक्रिया वकार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसलाबाद समेत 108 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स मांग ली। सीनियर सिविल जजेस को कारकर्दगी रिपोर्ट की बिना पर एडिशनल एंड सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने के मुतालिक फैसला जेरे गौर लाया जाएगा। आपको बताते चले, लाहौर हाईकोर्ट ने फैसलाबाद समेत 108 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स मांग ली। सीनियर सिविल जजेस को कारकर्दगी रिपोर्ट की बिना पर एडिशनल एंड सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने के मुतालिक फैसला जेरे गौर लाया जाएगा। सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसलाबाद समेत 108 सीनियर सिविल जजेस की स्पेशल रिपोर्ट्स तलब की। सीनियर सिविल जजेस को कारकर्दगी रिपोर्ट पर तरक्की देने के मुतालिक फैसला जेरे गौर लाया जाएगा। फैसलाबाद में सिविल और फैमिली कोर्ट के 2 सीनियर सिविल जजेस की स्पेशल रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं। सीनियर सिविल जज एहसन महमूद और मंसूर अता की कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली गई। झंग, चिन्योट और टोबा के 3 सीनियर सिविल जजेस की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को 2 रोज में रिपोर्ट हाईकोर्ट भिजवाने का हुक्म जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतालिक। सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के ओहदे पर तरक्की देने के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।